स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज बीजे एजुकेशन चैनल पे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना चैनल में। और पिछले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास देखा था, जिसमें हमने यशवंत सिंह कटौच द्वारा जो कप मार्क्स खोजे गए और यशोधर मटपाल जी द्वारा, एमपी जोशी जी द्वारा, वो देखा था हमने। और महात्मा संस्कृति के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें जो दोराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर है वहां से हमको 200 कप मार्क्स मिले थे एक समांतर पंक्तियों। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रजातियां आई और निवास करती थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, तो ये पढ़ते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, एक और सुबह आई है, संदेश नया फिर लाई है, चलते रहना ही जिंदगी है, यही बात दोहराई है। काफी अच्छी बात कही है कि चलते रहना ही जिंदगी है। तो किसी बात को लेके अगर आप डिप्रेशन में हैं या सैड है तो उसको क्या बोलते हैं, छोड़कर आगे बढ़ना ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियां हैं, उसमें कोल प्रजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। ठीक है, कोल को माना जाता है, जो प्रथम प्रजाति थी कोल को माना जाता है। और कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप और भद्दे थे, यानी दिखने में गंदे थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंडे या सबर नाम से मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रजाति को मुंडे या सबर भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी कोल प्रजाति। ठीक है, अगला है कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसकी पूजा करती थी करके आएगा अगर तो। और अगला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में देखने को मिलती है। तो कुमार कुमारी प्रचेता जो प्रजाति है आपकी, प्रथा है, कुमार कुमारी प्रथा है जो आपकी, वो कोल प्रजाति में मिलती है। ठीक है, इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखाई देता है। भूटांतिक प्रभाव क्या होता है, भूटांतिक भी एक प्रजाति है, वो आगे आपको दिखाई दिखेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक हो गया, अगला है शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत का हिमालयी क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो किसके अनुसार, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी, कोल प्रजाति थी। ठीक है, अगली प्रजाति है किरात प्रजाति। ठीक है, कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला है स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया। अब ये देखो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन गया कि भिल्ल किस प्रजाति को कहा जाता है, तो और किस पुराण में लिखा है। ठीक है, तो स्कंद पुराण हो जाएगा आपका। और किरातों को भिल्ल कहा जाता है, और इनकी भाषा या बोली क्या कहलाती है, मुंडा कहलाती है। और इनका जो मुख्य खाद्य था, जो इनका प्रिय आहार था कहें, या फिर जो मेन आपका फूड था, तो वो सत्तू था। ठीक है, किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक थी। ठीक है, पशु पालती थी और आखेट यानी शिकार करती थी। ठीक है, अगला है भारत के वन पर्व के अनुसार, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। वन पर्व में महाभारत के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, तो किस प्रजाति ने अगर अर्जुन से युद्ध किया पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका किरात प्रजाति। ठीक है, किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक हो गया, अगला है बाण भट्ट की कादंबरी। कादंबरी किसकी रचना है अगर पूछता है, तो किसकी हो जाएगी, बाण भट्ट की। ठीक है, बाण भट्ट की कादंबरी रचना में हिमालयी क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि मिलती है या करती है। ठीक है, अगला है कालिदास के रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है, कालिदास की। ठीक है, इसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि किरातों का वर्णन निम्न में से किस में मिलता है, तो उसमें आपको रघुवंश महाकाव्य भी मिलेगा। ठीक है,
अगला है वर्तमान में अस्कोट और डिडिहाट, जो पिथौरागढ़ के ये है आपके स्थान है, अस्कोट और डिडिहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके अनुसार इसको प्राचीनतम जाति माना ये है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसा मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति किरात जाति है, लेकिन ऊपर शिव प्रसाद डबराल क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि कोल सबसे पुरानी जाति थी। ये भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अगला है खस प्रजाति, उसके बाद ये एक सीरीज से। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि पहले कोल प्रजाति आई, तो उसके बाद किरात प्रजाति आई, और उसके बाद फिर शक प्रजाति आई। ठीक है, खस प्रजाति आई। ठीक है, तो अब खस प्रजाति के बारे में क्या है, किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार, किस पर्व के अनुसार, सभा पर्व के अनुसार शक लोग महाभारत के युद्धों में कौरवों की ओर से लड़े थे। तो शक प्रजाति किसकी ओर से लड़ी थी, कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं बनता। अगला है घर जवाई प्रथा, ये काफी इंपोर्टेंट है। घर जवाई प्रथा किस प्रजाति में दिखी या मिलती थी या प्रचलित थी, तो घर जवाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। ठीक है, खसों की विधवा किसी पुरुष को अपने घर में रखती, जिसे टीकुआ प्रथा कहा जाता था। अगर खसों में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रखती है, तो उसको टिगुआ प्रथा कहा करते थे। ठीक है, और अगला है झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है और उससे पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। अगला है खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे। ठीक है, जो खस लोग थे वो अपनी बड़ी पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, जिसे देवदासी प्रथा भी कहा गया। ये भी काफी इंपोर्टेंट बन गया कि देवदासी प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका खस प्रजाति। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ। जो बौद्ध धर्म है उसका सर्वाधिक जो प्रसार, जो फैला, जो उसके उद्देश्य थे बौद्ध धर्म के, उनका प्रचार प्रसार खस प्रजाति ने किया। ठीक है, अगली प्रजाति है भौटान्तिक या सौका प्रजाति। ठीक है, काली नदी घाटियों में रहने वाली भूटिया प्रजाति को शौका कहते हैं। ठीक है, जो एक व्यापारिक प्रजाति है, व्यापारिक यानी व्यापार करते थे। ठीक है, और कहाँ रहते हैं ये ज्यादातर रहते हैं काली नदी की घाटियों में, यानी आपका हो गया जैसे धारचूला हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, आपको पदारमा हो गया। ठीक है, तो ये काली नदी के किनारे में रहे। 1962 ईस्वी तक भूटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, कहाँ से व्यापार करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भूटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। ठीक हो गया, ये भी 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों ने समझौते किए कि यहाँ से हम व्यापार कर सकते हैं करके। ठीक है, अगला है भौटान्तिकों की अनेक उपजातियां थी। भौटान्तिकों की अनेक उपजातियां हैं, जैसे गरब्याल, गुंजाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगटी, कुटियाल, दताल आदि। ठीक है, भौटान्तिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी, एवं राठ को भूटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। ठीक है, दो उपजाति थी इनकी, एक थी राठ, एक थी संगोत्र। ठीक है, जो राठ गोटिया लोग होते थे वो बिरादरी का सूचक मानते थे, मतलब अगर कोई दो राठ लोग होंगे तो उनके बीच में वैवाहिक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगला है रणभड़ प्रथा। रणभड़ प्रथा भी क्या बोलते हैं आपकी, का प्रचलन कहाँ हुआ था, दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भौटान्तिकों में है। भोटिया लोग घूरमा देवता की पूजा करते हैं। ये काफी बार पूछा गया है, घूरमा देवता किस देवता से संबंधित है, तो वो वर्षा देवता से संबंधित है। ठीक है, और गबला देवता जो है वो पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला है भौटान्तिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। भौटान्तिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कुंच कहा जाता है। ठीक है,
यह आपका आज का वीडियो हो गया। और दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने जो भी दोस्त आपके उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। आगे हमने पढ़ना है उत्तराखंड के इतिहास के कालखंड, ठीक है। उत्तराखंड का जो इतिहास था वो विभिन्न कालखंडों में विभाजित हुआ था, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर हम इनमें पाए जाने वाले जो गुफा मिले थे हमको उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल में बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।